हमारा टारगेट क्या है? माइक्रोब्स को एज ए मशीन यूज करना है। माइक्रोब्स को ही एज ए मशीन यूज करके हम अपने प्रोडक्ट तैयार करवाएंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है कि जब हम इन माइक्रोब्स को एज ए मशीन काम लाएंगे तो हमें माइक्रोब्स की केयर भी करनी है। ये माइक्रोब्स हमारा मरना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अगर माइक्रोब हमारा मर गया या खराब हो गया तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है जिसने हमारी लाइफ को आसान बनाया, लेकिन हमें केवल उसे यूज करना है या हमें उसकी केयर भी करनी है? केवल यूज नहीं करना, हमें उसकी केयर भी करनी है, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ते हैं ना, जैसे रेस्पिरेशन चैप्टर में आता है ना कि जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाते हैं तो मीडियम में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाने के लिए हम एक माइक्रोब्स काम लाते हैं जिसका नाम क्या होता है? ईस्ट। पढ़ा ना सबने? अब ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट जैसे जैसे वर्क करेगा मीडियम में क्या बनाएगा? अल्कोहल। लेकिन अगर मीडियम में अल्कोहल का लेवल बढ़ गया तो ईस्ट का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो ये ईस्ट मर जाएगा, और अगर मर गया तो अल्कोहल बनना बंद हो जाएगा। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि मीडियम में अल्कोहल का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। तो अल्कोहल का लेवल बढ़ गया तो इसका ईस्ट को नुकसान हो सकता है, तो हमें सिस्टम को मैनेज भी करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम में ईस्ट डाल के छोड़ दिया, हम जाकर सो गए और काम अपना करता जा रहा है। नहीं, हमें उसकी केयर करनी है। हमें अपना मैनेजमेंट लेवल भी स्ट्रांग रखना है, पूरे सिस्टम को मैनेज करके चलना है कि हमारा माइक्रोब्स या हमारा ईस्ट खराब ना हो। तो बस इसी बात को याद रखना है कि हमें मशीन की फॉर्म में काम तो लाना है, बट हमें इसकी केयर भी करनी है। ये माइक्रोब हमारा मरना नहीं चाहिए, ये खराब नहीं होना चाहिए। अगर मर गया या ये खराब हो गया तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। हमें बायो में लाते हैं, घरों में दही का बनना भी तो बायोटेक्नोलॉजी है। क्यों? दही बनाने के लिए भी तो हम माइक्रोब्स को काम लाते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो हमने अब इस बायोटेक को दो पार्ट में बांट लिया है। एक है हमारी ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल, और दूसरी है हमारी न्यू या फिर मॉडर्न। तो दो पार्ट में है हमारी ओल्ड या ट्रेडिशनल। ये जो ओल्ड या ट्रेडिशनल है ये हमारी 1970 से पहले की ब्रांच है, जहां हम माइक्रोब को एज सच काम लाते थे, जो जैसा है उसको एज सच यूज करते थे। हम उसमें कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं करते थे, हम उसके जीनोटाइप को कोई भी चेंज नहीं करते थे। लेकिन जो हमारी न्यू बायोटेक है, ये जो हमारी मॉडर्न बायोटेक है, ये हमारी एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें हमने क्या करना है? जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया? हमें इसका जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप को क्या करना है? मॉडिफाई करना है, मैनेज करना है, चेंज करना है। हम अपने काम का जीन जो है वो इस माइक्रोब्स को देंगे ताकि हमारे काम का प्रोडक्ट माइक्रोब्स में बने और माइक्रोब से निकालकर हम उसको अपने यूज में काम ला सके। मतलब ध्यान दो बातें, काम अभी भी हमारी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिशिएंसी आएगी, बट हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। हमने उसको इस तरह से मैनेज कर दिया है कि अब वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट है, हमारे काम का प्रोडक्ट है। तो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट माइक्रोब्स को दे दिया। तो ये हमारा साल्मोनेला। तो किसी बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक जीन निकाला और इसको साल्मोनेला के प्लाज्मिड से जोड़ा। तो साल्मोनेला के प्लाज्मिड से जोड़ दिया तो यहां हमारे पास क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द, तो हमारा आंसर आएगा कोहन एंड बोयर। क्या जोड़ा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किसके साथ जोड़ा? प्लाज्मिड के साथ। और प्लाज्मिड किसका था? साल्मोनेला। बहुत इंपॉर्टेंट है जीएमओ। क्या बनाना है? जीएमओ। जीएमओ की फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। क्या है हमारे पास? एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में मैंने क्या किया? यहां पर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लाकर जोड़ दिया। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, ये मेरी चॉइस है। मैं क्या बनवाना चाहता हूं, मैं क्या डेवलप करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो जो भी मेरा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट जीन को मैंने कहीं से निकाला और निकालकर बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया। तो क्या मैंने इस बैक्टीरिया का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाई कर दिया? यस। तो जहां हमने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर दिया वो हमारा क्या कहलाएगा? जीएमओ। या एक बात याद रखनी है, हम जीएमओ केवल किन्हें कहेंगे? जीएमओ आर दोज ऑर्गेनिज्म, जीएमओ आर दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इन देयर ऑल बॉडी सेल। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सारी की सारी बॉडी सेल के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या कहलाएगा? जीएमओ। अभी तक हम ह्यूमन का जीएमओ नहीं बना पाए, याद रखना। अभी तक भी ह्यूमन का जीएमओ डेवलप नहीं हुआ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सारी बॉडी सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? जीएमओ। अब अगली फेज में आते हैं। मेरा टारगेट केवल जीएमओ बनाना नहीं है, ये मेरा पहला टारगेट है जीएमओ बनाना। मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है? ये जीएमओ नहीं है, मेरा अल्टीमेट टारगेट है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट से प्रोटीन बने। जीन ऑफ इंटरेस्ट से क्या बनानी है? मेरे को जीएमओ नहीं चाहिए, मेरे को जीन नहीं चाहिए, मेरे को तो प्रोटीन चाहिए। मान लो ये जीन मेरा इंसुलिन का जीन है, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को जीन नहीं चाहिए, मेरे को जीएमओ नहीं चाहिए, मेरे को तो यहां से ये प्रोटीन चाहिए। इसका मतलब इस जीन का एक्सप्रेशन होना जरूरी है। एक्सप्रेशन होना जरूरी है। तो हम जीन को ऐसी कंडीशन देंगे, ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे कि ये जीन अपना एक्सप्रेशन दे, ये जीन अपना प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? इंसुलिन। क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए? इंसुलिन। ठीक है। और इंसुलिन में मेरे को कहां चाहिए? लार्ज स्केल पर। क्यों? वर्ल्ड वाइड इंसुलिन डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो मेरे को क्या चाहिए? लार्ज स्केल। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस बैक्टीरिया को कल्चर कराना पड़ेगा, ताकि कल्चर में इसका नंबर बढ़े। जितना ज्यादा बैक्टीरिया का नंबर होगा उसमें बनने वाला इंसुलिन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा वो मेरे लिए उतना ज्यादा यूजफुल होगा। तो हमें दो काम करने पड़ते हैं। हमें पहला काम क्या करना पड़ता है? टू प्रोड्यूस जीएमओ। जीएमओ बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जीएमओ बनाने के लिए मेरे को क्या करना है? ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे यहां पर ये बैक्टीरिया था, क्या मैंने इसके जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर दिया है? यस, बिल्कुल। क्यों? मैंने इसके अंदर बाहर से क्या भेज दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बाहर से भेज दिया तो मैंने इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर कर दिया। तो क्या बन गया मेरा? जीएमओ। अब मेरे को दूसरी फेज में क्या करना है? ठीक है, जीएमओ बन गया। मॉडिफाइड डीएनए, आरडीएनए इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इतना काम करने के बाद अब मेरे को क्या करना है? ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट द लार्ज स्केल लेवल। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ इन स्टेराइल एनवायरनमेंट एंड ग्रोथ इन द लार्ज स्केल लेवल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक द इट मे बी द एंटीबायोटिक, इट मे बी द वैक्सीन, इट मे बी द एंजाइम, इट मे बी द हार्मोन। इन सभी का एक एक एग्जांपल अपन लोग पढ़ेंगे हमारे एप्लीकेशन चैप्टर के अंदर कि हमने किस तरह से बनवाया है। यहां तक बेसिक थीम है आउटलेट चैप्टर का कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। इसी चैप्टर को हमें डिटेल में खींचना है कि हम कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे, निकालकर कैसे इसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, वेक्टर के साथ जोड़कर कैसे उसको होस्ट में भेजेंगे, फिर होस्ट में भेजकर कैसे होस्ट का सिलेक्शन किया जाएगा, होस्ट का सिलेक्शन करवाने के बाद में उसमें एक्सप्रेशन पेपर किया जाएगा, एक्सप्रेशन पे आने के बाद अब उसको मीडियम में कल्चर करवाया जाएगा, कल्चर करवाने के बाद बैक्टीरिया से प्रोडक्ट को निकाला जाएगा और प्यूरिफाई करके अब उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये पूरे चैप्टर का पूरा परफॉर्मा है कि हम इस पूरे चैप्टर में करना क्या है चीजें। तो टूल्स के अंदर हमें 4 टूल्स की यहां जरूरत पड़ेगी। पहला है हमारा एंजाइम, दूसरा है हमारा वेक्टर या इसे क्या कहते हैं? व्हीकल, तीसरा है हमारा डिजायर्ड जीन और चौथा है हमारा होस्ट। सिंपल सी बात में कहूं, जिसे भेजना है वो हमारा डिजायर्ड जीन है, जहां भेजना है वो हमारा होस्ट है और जिसके साथ भेजना है वो हमारा वेक्टर है।
मतलब इस तरह से समझो कि हमें पैसेंजर को व्हीकल में बिठाकर डेस्टिनेशन पर भेजना है। पैसेंजर कौन है? जिसको भेजना है, मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या कह लो हमारा डिजायर्ड जीन। व्हीकल कौन है? जिसके साथ भेजना है, दैट इज द वेक्टर या व्हीकल। और कहां भेजना है? होस्ट में, है ना? और इस पूरे काम के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एंजाइम की। क्यों? क्योंकि हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एक सोर्स से निकालना है, वेक्टर के साथ जुड़ना है और होस्ट में भेजना है। तो इस पूरे के पूरे काम में हमें लॉट ऑफ एंजाइम चाहिए। ठीक है, तो पूरे में 4 टूल की हमें जरूरत है, एंजाइम की, वेक्टर की, डिजायर्ड जीन की एंड द होस्ट। और कई एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जैसे लाइटिक एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम एंड द सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम में सबसे पहला है हमारा लाइटिक एंजाइम। मान लो बच्चों, ये एक सेल है, इस सेल में सबसे बाहर है सेल वॉल। सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आ गई सेल मेम्ब्रेन और ये यहां पड़ा है डीएनए। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है? मेरे को सबसे पहले इस सेल में से इस डीएनए को निकालना है। सबसे पहले मेरे को सेल में से डीएनए को ऑब्टेन करना है। अगर मेरे को सेल में से डीएनए निकालना है ना, तो मेरे को 2 लेयर पे काम करना है। सबसे पहली लेयर है सेल वॉल और दूसरी लेयर है सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल वॉल को तोड़ने के लिए मेरे को, पहली लेयर है सेल वॉल और दूसरी लेयर है सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल वॉल को तोड़ने के लिए मेरे को क्या जरूरत है? लाइटिक एंजाइम। किसकी जरूरत है मेरे को? लाइटिक एंजाइम। अब मैं कौन सा लाइटिक एंजाइम काम लाऊंगा, कौन सा लाइटिक एंजाइम यूज करूंगा, वो डिपेंड करेगा सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। तो सब जानते हो, डाइवर्जन सबने पढ़ा है कि अलग अलग किंगडम की सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट है। तो सेल वॉल किस मटेरियल की बनी हुई है, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग मेरे को अपना लाइटिक एंजाइम काम लाना है ना? तो सिंपल सी भाषा में कहें, लाइटिक एंजाइम किस में हेल्प करेगा? इट विल हेल्प इन ऑब्टेनिंग द डीएनए। किस में हेल्प करेगा? हमारी ये डीएनए को ऑब्टेन करने। कौन सा लाइटिक एंजाइम काम लेंगे हम? दे आर द एंजाइम, दे आर द सेल डिग्रेडिंग एंजाइम व्हिच आर यूज्ड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना? अब पहले बात करते हैं लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम किस पर वर्क करता है? लाइसोजाइम वर्क करता है पेप्टाइडोग्लाइकेंस पर। और सब बच्चे जानते हो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। पेप्टाइडोग्लाइकेंस, तो उस पे कौन काम करेगा? लाइसोजाइम, डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। दूसरी बात करते हैं सेलुलेज और तीसरा पेक्टिनेज। तो सेलुलेज एंड पेक्टिनेज किसके अगेंस्ट काम करता है? प्लांट सेल वॉल। क्यों? सब बच्चे जानते हो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की और पेक्टिन की। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है तो हमें क्या चाहिए? सेलुलेज। पेक्टिन को डाइजेस्ट करना है तो हमें क्या चाहिए? पेक्टिनेज। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना है तो लाइसोजाइम, प्लांट सेल के अगेंस्ट काम करना है तो सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। इसी तरह से काइटिनेज, काइटिनेज किसके अगेंस्ट काम करेगा? फंगल सेल वॉल। क्यों? सब जानते हैं फंगल सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन। किसकी बनी है? काइटिन। तो अभी हमने क्या बात की थी कि हम कौन सा लाइटिक एंजाइम काम लाएंगे, वो डिपेंड करेगा सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल अलग है, फंगल सेल वॉल अलग है, प्लांट सेल वॉल अलग है। मेम्ब्रेन को अब सब बच्चे जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है? मेनली लिपिड। तो लिपिड को डाइजेस्ट करना है तो हमें क्या चाहिए? लाइपेज। क्या चाहिए? लाइपेज। हमें 2 लेयर पे काम करना है, पहली लेयर सेल वॉल और दूसरी लेयर सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन तो सभी की सेम होती है, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, इसका कंपोजिशन भी सेम है, हमेशा किसकी बनी है? लिपिड की। तो किसी की भी सेल मेम्ब्रेन हो, क्या काम आएगा? लाइपेज। सेल वॉल किसकी है, उसके अकॉर्डिंग हमें एंजाइम चेंज करना पड़ेगा। बैक्टीरिया है, लाइसोजाइम, प्लांट है, सेलुलेज, पेक्टिनेज, फंगस है, काइटिनेज। लेकिन अब मेरे को डीएनए निकालने के बाद में मैं कहता हूं यहां डीएनए में ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है? ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे को क्या चाहिए? जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या है? ये जीन। अब मेरे को क्या चाहिए? ये जीन। अब मेरे को अगर जीन चाहिए तो मेरे को डीएनए को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। और कट करने के लिए अब मेरे को चाहिए क्लीविंग एंजाइम। कट करने के लिए क्या चाहिए? क्लीविंग। निकालने के लिए लाइटिंग और कट करने के लिए क्लीविंग। तो क्लीविंग एंजाइम क्या करते हैं? क्लीविंग एंजाइम आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है, चलो याद करो सारे बच्चे क्लास में, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियेज। हमने क्या करता सिंपली, जिसको थोड़ा उसमें एज जोड़ा, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन थोड़ा, प्रोटीन, सेलुलोज थोड़ा, सेलुलेज, पेक्टिन थोड़ा, पेक्टिनेज, लिपिड थोड़ा, लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड थोड़ा, न्यूक्लियस। तो किसको तोड़ना है? न्यूक्लिक एसिड को। तो क्या काम आएगा? हमारे न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ये न्यूक्लियस हमारा 2 तरह का है। एक है हमारा एक्सो न्यूक्लियस और दूसरा है एंडो न्यूक्लियस। अभी आप एक्सो और एंडो वर्ड भूल जाओ, एक्सो और एंडो भूल जाओ, केवल फोकस करो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब किसको तोड़ेगा? न्यूक्लिक एसिड को। किसको तोड़ रहा है? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर। उसके अंदर हजारों लाखों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अगर आपको न्यूक्लिक एसिड तोड़ना है, इसका मतलब आप उसकी बैकबोन तोड़नी है। और याद करो सारे बच्चे, बैकबोन कौन है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब आप कौन सा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ रहे हो? एंड वाला या बीच वाला? उसके अकॉर्डिंग वर्ड जोड़ दो, एक्सो या एंडो। तो बोलो जो कमेंट बॉक्स में आओ, अगर मेरे को बीच वाला बॉन्ड तोड़ना है तो क्या कहूंगा? एक्सो या एंडो? चलो बोलो जल्दी, कमेंट बॉक्स देखता हूं मैं। तो क्या लगेगा? एंडो, सॉरी एक्सो। और बीच का तोड़ना है तो एंडो। तो रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, क्या होगा वो? एक्सो। एंड कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, तो क्या लगेगा? हमारा एंडो। तो न्यूक्लियस एंजाइम हमारा 2 तरह का है, एक्सो न्यूक्लियस एंड द एंडो न्यूक्लियस। एक्सो एंड एंडो बीच में। क्लियर? अच्छा, यहां थोड़ा सा अंतर जानना सारे बच्चे, डीएनए या फिर आरएनए। आपका न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का, याद करो, डीएनए और आरएनए। अगर आप डीएनए को तोड़ रहे हो तो डीएनए, आरएनए को तोड़ रहे हो तो आरएनए। आप किसको तोड़ रहे हो? डीएनए को या आरएनए? क्लियर? चलिए बच्चों, ये है हमारा डीएनए, है ना? तो हमने क्या किया, इस डीएनए का यहां एंड का जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था, उस बॉन्ड को तोड़ा, तो क्या कहलाएगा? मेरा एक्सो। और ये मेरा, मैंने एंड में तोड़ा, बीच में तोड़ा, बीच में कहीं तोड़ा, तो क्या कहलाएगा? मेरा एंडो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, मेरे बीच में से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो मेरे काम का क्या है? एक्सो है या एंडो है? हां बोलो बच्चों, क्या काम है मेरा? एक्सो या एंडो? बिल्कुल सही, एंडो। बिल्कुल सही सत्यम, प्रशांत कुमार, बिल्कुल सही आंसर आपका। क्या काम आएगा हमारा? एंडो। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? आरई। अभी तक हमने इसका मतलब समझा है, अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन की तरफ। अभी हमने किसका मतलब समझा? एंडो न्यूक्लियस का। अब अगली फेज में हम मतलब समझेंगे रेस्ट्रिक्शन का। क्लियर यहां तक? चलिए बच्चों, हां जी। तो हाउ आरई कट द डीएनए, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ आरई कट द डीएनए, है ना? तो उससे पहले छोटा सा पार्ट और कवर करते हैं हम। आरई क्या है? आरई क्या है?
आरी क्या है इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास इसका डीएनए है। किसका डीएनए है ये? बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया पर एक वायरस ने अटैक किया। हाँ बच्चों, बैक्टीरिया पर किसने अटैक किया? वायरस ने। और जब वायरस ने अटैक किया तो वायरस क्या करेगा? वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरिया में इंसर्ट करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा वायरल डीएनए। कौन अटैक कर रहा है? वायरस। तो वायरस ने अपना डीएनए कहां इंसर्ट कर दिया? बैक्टीरिया में। अब वायरस ने बैक्टीरिया पे अटैक क्यों किया है? वायरस क्या चाहता है? मल्टीप्लिकेशन करना। क्यों आया है वायरस? अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो वायरस क्या चाहता है? अपना मल्टीप्लाई करना। लेकिन बैक्टीरिया क्या चाहता है? क्या बैक्टीरिया आसानी से वायरस को मल्टीप्लाई करने देगा या उसका मल्टीप्लिकेशन रोकेगा? चलो बताओ। मतलब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आया, कोई पैथोजन आया, तो पैथोजन क्यों आया? अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हमारा शरीर उसके ग्रोथ या डेवलपमेंट को, मल्टीप्लिकेशन को होने देगा या काउंटर फोर्स लगाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हम उसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से होने देंगे या हम काउंटर फोर्स लगाएंगे? बिल्कुल सही, हम काउंटर फोर्स लगाएंगे। तो बैक्टीरिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। बैक्टीरिया ने भी क्या किया? इसको रोका। इसको रोकने के लिए बैक्टीरिया ने एक एंजाइम बना लिया। उस एंजाइम का नाम है आरई। ई का मतलब एंडो न्यूक्लियस, आर का मतलब रेस्ट्रिक्टेड। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम जाकर बैक्टीरिया, ये एंजाइम जाकर वायरस के डीएनए को कट कर देगा। वायरस के डीएनए को कट कर देगा। कट कैसे करेगा? ये जो वायरस का डीएनए है, ये जो वायरस का डीएनए है, इस डीएनए पर कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है। एक साइट यहां है, एक साइट यहां है, एक साइट यहां है। ठीक है। तो एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम पहले इस डीएनए को इंस्पेक्शन करेगा, डीएनए को रीड करेगा, डीएनए को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद जहां एंजाइम को अपनी साइट मिलेगी, उन साइट पर जाकर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद क्या करेगा? इन साइट को कट कर देगा। अगर साइट को कट कर दिया तो ये डीएनए इंटैक्ट रहेगा या डीएनए टूट जाएगा? क्या होगा? डीएनए यहां से टूट गया। अगर डीएनए टूट गया तो वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, आरई बाइंड विद द डीएनए मॉलिक्यूल एंड कट द डीएनए। एनसीईआरटी की लाइन आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्या करेगा? उसका इंस्पेक्शन करेगा, पहले भी साइट ढूंढेगा, साइट कहां है, साइट कहां है। जब तक उसको वो साइट नहीं मिलेगी तब तक वो डीएनए को कट नहीं करेगा। तो क्या मतलब एनसीईआरटी लाइन का? आफ्टर इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए, इट विल बाइंड टू द डीएनए मॉलिक्यूल एंड कट द साइट। इज इट क्लियर? अब अगर डीएनए यहां से टूट गया तो ऑब्वियस है क्या वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बोलो। गुड, वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कह दूं कि वायरस की ग्रोथ रुक गई। बिल्कुल, वायरस की ग्रोथ रुक गई। तो वहां से क्या लिया गया वर्ड? आर। आर का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन। आर का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन। मतलब जो क्या करेगा? ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा, ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो यहां बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, आरी किसमें होते हैं? आरी कहां पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में। किसकी ग्रोथ को रोकते हैं? वायरस की ग्रोथ को। कहां रोकते हैं? बैक्टीरिया में। कैसे रोकते हैं? वायरल डीएनए को कट करके। वायरल डीएनए को कट करके। ये आरी का काम है, यूटिलिटी नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है कि आरई को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम लाते हैं। नेट में आया क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ आरई? ऑप्शन क्या था? फॉर्मेशन ऑफ द आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना आरई का काम नहीं है, वो हमारी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। आरई का काम क्या है? आरई का काम है वायरस की ग्रोथ को रोकना। रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्या प्रेफर करता है? रेस्ट्रिक्शन प्रेफर करता है रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ वायरस इनटू द बैक्टीरिया। दो आरई का काम क्या है? आरई का काम है वायरस की ग्रोथ को रोकना। रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्या प्रेफर करता है? रेस्ट्रिक्शन प्रेफर करता है रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ वायरस इनटू द बैक्टीरिया। दो बातें अलग होता है, एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है और इसका रियल फंक्शन क्या है। तो आरई का रियल फंक्शन आरडीएनए बनाना नहीं है, रियल फंक्शन क्या है? वायरस की ग्रोथ को रोकना। इसलिए हमने क्या पढ़ दिया है? रेस्ट्रिक्शन। क्या पढ़ दिया है? रेस्ट्रिक्शन। यहां तक क्लियर? हाँ जी। तो क्या डिस्कस करते हैं? आरई किसमें मिलते हैं? बैक्टीरिया। किसके अगेंस्ट मिलते हैं? वायरस। किसकी ग्रोथ को रोकेंगे? वायरस। कहां रोकेंगे? बैक्टीरिया में। कैसे रोकेंगे? वायरल डीएनए को कट करेंगे। अब कट करने के लिए याद करो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या काम लेंगे? हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। सब बच्चों एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है। तो जल्दी रिपीट करेंगे। आरई किसमें मिलते हैं? बैक्टीरिया। किसके अगेंस्ट है? वायरस। किसकी ग्रोथ को रोकेंगे? वायरस को। कहां रोकेंगे? बैक्टीरिया में। कैसे रोकेंगे? डीएनए को कट करेंगे। कहां कट करेंगे? स्पेसिफिक साइट। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सी प्रोसेस से तोड़ेंगे? हाइड्रोलाइटिक। तो अगर वायरस का डीएनए टूट गया तो क्या वायरस अब बैक्टीरिया में ग्रोथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ऑब्वियस है, अब वायरस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो बैक्टीरिया अपने आप को क्या करेगा? सेव करेगा। वही करिए ना कि हमारी बॉडी में पैथोजन अटैक किया, एंटीजन का काम किया, हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बना ली, एंटीबॉडी ने एंटीजन को मल्टीप्लाई नहीं करने दिया, पैथोजन को ग्रो नहीं करने दिया, तो हम सेफ मोड में आ गए। तो सिंगल वर्ड में डिफाइन करें, व्हाट इज द आरई? काउंटर फोर्स। व्हाट इज द आरई? काउंटर फोर्स जनरेटेड बाय द बैक्टीरिया अगेंस्ट द वायरस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब एक एनसीईआरटी में लाइन आएगी कि जब वायरस आया तो वायरस के अगेंस्ट बैक्टीरिया ने क्या बनाया? आरई। आरई ने क्या किया? वायरस के डीएनए को तोड़ दिया, वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। अब वायरस को तो उड़ा दिया लेकिन बैक्टीरिया ने आरई रख लिया। क्यों? वायरस है, दोबारा आएगा। वायरस अभी क्या प्रोसेस है? अभी हम कोविड से निकले, एक बार कोविड हो गया, दोबारा नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक बॉडी में डिफेंस रहेगा। अगर बॉडी में डिफेंस नहीं होती तो दोबारा भी तो होगा। क्यों? इन्फेक्शन तो होगा। इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता, इन्फेक्शन तो होगा। इन्फेक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है। बैक्टीरिया में वायरस अटैक तो दोबारा करेगा, लेकिन जब दोबारा करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा बैक्टीरिया के पास प्रोटेक्शन पावर है या नहीं है। तो क्या बैक्टीरिया ने आरई को रख लिया कि फ्यूचर में दोबारा आया तो फिर से उड़ा देगा, फिर से उड़ा देगा। वही हमारी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीजन उड़ा दिया, एंटीबॉडी रहेगी, दोबारा आएगा तो फिर उड़ा देगा। लेकिन मान लो यार अगर नया वायरस आया, नया वायरस आया तो पहले वाला आरई तो काम नहीं करेगा। अगर नया वायरस आएगा तो बैक्टीरिया नया आरई बनाएगा, फिर नया वायरस आएगा, फिर नया आरई बनाएगा, फिर नया वायरस आएगा, फिर नया आरई बनाएगा। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बैक्टीरिया नए नए आरई बनाता गया अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। सेम हमारी कहानी, नए नए एंटीजन आते गए तो हमारा एंटीबॉडी बनाता गया। तो आज हमारे में बहुत तरह की एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन, अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन। तो क्या मैं यहां ये कह सकता हूं कि एक ही बैक्टीरिया में हमें कई आरई मिलते हैं? बोलो बच्चों, एक ही बैक्टीरिया में एक ही आरई है, एक बैक्टीरिया में कई आरई है? सोचो, चलो एक बैक्टीरिया में एक आरई होगा, कई आरई होंगे, कई आरई। तो हम आरई को जिस ऑर्डर में आइसोलेट करेंगे उसे रोमन लेटर देते जाएंगे। अच्छा नीनिंग याद करो, नीनिंग क्या कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नीनिंग में ये जो रोमन लेटर यूज करते हैं वो रोमन लेटर हमें क्या पता? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो दिमाग लगाओ, एक बैक्टीरिया में एक आरई है, कई आरई है, कई आरई है, तो जैसे आइसोलेट किया उसका वो रोमन लेटर में नाम देते थे। अब बच्चों का दूसरा क्वेश्चन आता है, सर आरई क्या बैक्टीरिया डीएनए को कट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बैक्टीरिया ने एक काम और कर रखा है, बैक्टीरिया ने अपने पास एक एंजाइम और रखा हुआ है। उस एंजाइम का नाम है मिथाइलेज। क्या नाम है? मिथाइलेज। और मिथाइलेज इस बैक्टीरियल डीएनए का क्या कर देगा? मिथाइलेशन। ये आरई की बाउंडेशन है कि आरई मिथाइलेटेड साइट पे काम नहीं कर सकता, आरई मिथाइलेटेड साइट पे काम नहीं करेगा। ये आरई की बाउंडेशन है, ये आरई की बाउंडेशन है। इसका मतलब बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम है,
बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम है, एक तो है उसके पास आरई और एक है मिथाइलेज। आरई क्या करेगा, आरई बैक्टीरिया को वायरस से बचाएगा और मिथाइलेज क्या करेगा, बैक्टीरिया को खुद के आरई से बचाएगा। तो ये दोनों एंजाइम बैक्टीरिया की डिफेंसिव डिवाइस है। तो जैसे एनसीईआरटी शुरू करोगे आरई, आरई की स्टार्टिंग पैराग्राफ में क्या मिलेगा कि 1963 के अंदर बैक्टीरिया से दो एंजाइम आइसोलेट किए गए, वन वाज द आरई, अदर वाज द मिथाइलेज। कितने एंजाइम है, दो, एक आरई दूसरा मिथाइलेज। एक बैक्टीरिया को वायरस से बचाएगा और एक बैक्टीरिया को खुद के आरई से बचाएगा। इज इट क्लियर? बोलो रिएक्शन करने के बाद जहां इसको साइड मिलेगी वहां जाकर डीएनए से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद नाउ आरई कट बिटवीन द सेम टू बेस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड कट शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाता हूं इस लाइन का क्या अर्थ है ना, इसको नेक्स्ट में समझाता हूं। दो तरह का कट लगाता है, एक होता है ऑब्लिक कट, ठीक है। ऑब्लिक कट क्या होता है, जैसे यहां पर आपके पास देखिए एक साइट है, साइट का नाम है GAATTC, GAATTC। ये मैं कहता हूं 5 डैश एंड है, तो ये 3 डैश एंड है, तो ये क्या हो गया 5 डैश, ये क्या हो गया 3 डैश। यहां एनसीईआरटी एक लाइन है, लाइन ध्यान से पढ़ो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, ऊपरी पर एक लाइन है, वो क्या कहती है, पैलिंड्रोम्स क्या है, लिखते कुछ और है समझते कुछ और हो। एनसीईआरटी क्या लिखती है, व्हाट आर द पैलिंड्रोम्स व्हेन रीड द सेम फ्रॉम बोथ ऑफ देम। क्या मतलब बोथ ऑफ देम, एनसीईआरटी लिखती है कि या तो उसको 5 डैश टू 3 डैश पढ़ो या 3 डैश टू 5 डैश पढ़ो। हमारे बच्चे क्या करते हैं, एक को 5 डैश टू 3 डैश पढ़ देते हैं और एक को 3 डैश टू 5 डैश पढ़ देते हैं और फिर क्या कहते हैं सेम तो है नहीं, या तो केवल 5 डैश टू 3 डैश रीड करो, चलो 5 डैश टू 3 डैश रीड करो GAATTC। अब इसको भी 5 टू 3 रीड करो GAATTC, सेम एंड रीड करके देखो, सीक्वेंस विल रिमेन द सेम। या फिर 3 टू 5 रीड करके देख लो, इसको 3 टू 5 रीड करो CTTAAG, CTTAAG। ध्यान से पढ़ो एनसीईआरटी क्या कह रही है, वो लाइन एग्जैक्टली क्या कह रही है, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। समझिंग फ्रेम सेम रखना है, या तो 5 टू 3 रखना है या 3 टू 5, दोनों को 5 टू 3 पढ़ो, सीक्वेंस सेम है, दोनों को 3 टू 5 पढ़ो, सीक्वेंस सेम है। इज इट क्लियर? तो जब सेम सीक्वेंस आता है उन्हें कहते हैं हां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं, हां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, अब इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ध्यान से देखो और इसका सेंटर निकालो। सेंटर क्या है इसका, इसका सेंटर आ रहा है 80। क्या सेंटर आ रहा है 80, क्लियर। अब आपका वर्ड क्या है, आपका वर्ड है ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब तिरछा। तो जो तिरछा कट लगेगा वो सेंटर में तो लग ही नहीं सकता, तो बोलो क्या होगा, इन द सेंटर और स्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर। जल्दी बोलो क्या लगेगा, इन द सेंटर और स्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या लगेगा, स्लाइड अवे, स्लाइड अवे मतलब ये सेंटर से दूर लगेगा बट इन बिटवीन द सेम न्यूक्लियोटाइड। अगर ऊपर ये कट जीए में लगा है तो नीचे भी कट कहां लगेगा, जीए। हां का मतलब जीओ काटो तुम, है जीओ काटना। हां, अगर ऊपर कट जीए के बीच लगा है तो नीचे भी कट कहां लगेगा, जीए के बीच। तो क्या है एनसीईआरटी की लाइन, एग्जैक्टली लाइन पढ़ो, स्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर बट इन बिटवीन द सेम न्यूक्लियोटाइड ऑफ बोथ द स्ट्रैंड। स्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर बट इन बिटवीन द सेम न्यूक्लियोटाइड ऑफ बोथ द स्ट्रैंड। चलो मिल गई सबको लाइन, क्लियर। अब मैं यहां पर एक कट लगा रहा हूं, एक कट यहां लगा रहा हूं, इसका मतलब मैंने यहां से इस तरह से कट लगाया, ये कट लगा, तो इस कट का रिजल्टेंट क्या आएगा। अब रिजल्टेंट देखो, ये जी बच गया यहां से और नीचे क्या बच गया CTTAA। इधर जाओ तो यहां का बच गया AATTC और सी के साथ जी। बोलो यहां तक क्लियर। अब आपके पास ये जो डीएनए बना है, इनके दोनों एंड चेक करिए, ये दोनों एंड कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है, कैसे है ये, सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग स्ट्रेच। क्या है ये, सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग स्ट्रेच। तो आगे बढ़ो एनसीईआरटी को, प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग स्ट्रेच। केवल एंड पे ध्यान दो, एंड का पार्ट आपका क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग मतलब लटके हुए। और ये दोनों एंड अब चेक करो बच्चों, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैं इन दोनों को अगर पास ले आता हूं, अगर मैं इन दोनों को पास ले आता हूं तो ये और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। क्यों, ए टी के साथ, ए टी के साथ, टी ए के साथ और टी ए के साथ क्या कर लेंगे, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। अगर ये दोनों आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गए तो लाइगेज का फंक्शन आसान हो जाएगा। क्यों, दोनों पास पास आ चुके हैं, पास पास आने के बाद दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है तो यहां पर और यहां पर कौन सा बॉन्ड था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और वो बॉन्ड बनाने का काम करेगा लाइगेज। तो बताओ अब लाइगेज का काम आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा, चलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब लाइगेज का काम आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या है लाइन एनसीईआरटी की, these overhang single strand end facilitate the action of enzyme ligase, facilitate the action of enzyme ligase, done। तो ये जो हमारे एंड बनते हैं, ये एंड कहलाते हैं हमारे स्टिकी एंड। क्या कहलाते हैं हमारे स्टिकी एंड। ये जो ओवरहैंग्स एंड आपको दिखाई दे रहे हैं, these overhang end are called as the sticky end। इज इट क्लियर। एनसीईआरटी केवल ऑब्लिक कट के बारे में ही बात करती है, ठीक है, स्ट्रेट कट के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत केवल और केवल स्टिकी एंड है। क्या है, स्टिकी एंड। क्यों, क्योंकि स्टिकी एंड के कारण लाइगेज का फंक्शन आसानी से हो जाएगा। दूसरे एंड होते हैं हमारे स्ट्रेट, वर्ड क्या बता रहे हैं, सीधा। क्या बता रहे हैं, सीधा। तो कहां लगते हैं, सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कहां लगेंगे, सेंटर, ठीक है। जिसके हम क्या बनेंगे, ब्लंट एंड। एग्जांपल है SMA1, ये साइड है चेक करो, ये 5 डैश एंड हुआ, ये 3 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड। चलो साइड को रीड करो, क्या सेंटर निकल गया सबसे, चलो पहले चेक करो, ये भी पैलिंड्रोम है, 5 डैश टू 3 डैश रीड करो, CCCGGG, CCCGGG, मतलब ये भी पैलिंड्रोम है, पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर क्या रहा है, CG, क्या है सेंटर, CG, क्लियर। चलिए अब क्या है, स्ट्रेट कट क्या लगेगा, बिल्कुल सीधा, कहां लगेगा, सेंटर में। कहां लगेगा, सेंटर में। अगर ऊपर CG में लगा है तो नीचे भी कहां लगेगा, CG में। कहां लगेगा, CG में। और ये इसका रिजल्टेंट आया। अब ये देखो कि क्या ये दोनों आपस में इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बताओ। इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। इन एंड को हम क्या कहते हैं, ब्लंट एंड। और जहां ब्लंट एंड आएगा वहां लाइगेज का एक्शन इजीली नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ब्लंट एंड हमारे काम के नहीं होते, स्टिकी एंड। तो एनी हाउ कंडीशन हमें क्या चाहिए, स्टिकी एंड। लेकिन अगर बाई चांस ब्लंट एंड बन जाते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती, हम ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, हम इस एंड को एक्सटेंड करेंगे। मैंने यहां क्या लगा दिया, ए ए ए ए, तो यहां क्या लगा दिया मैंने, टी 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 टी। चलो अब चेक करो, अब बताओ अब एंड क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है। अब ये और ये एंड क्या बन गया आपके, सिंगल स्ट्रैंड, ये ओवरहैंग है और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या आसानी से पास पास आ जाएंगे। यस, तो अब लाइगेज का काम आसानी से हो जाएगा। मतलब हमें कौन सी एंड चाहिए, ब्लंट एंड स्टिकी एंड। यस, हमें यहां क्या चाहिए, स्टिकी एंड।
हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कौन है? स्टिकी एंड। इसलिए एनसीईआरटी ब्लंट एंड को नहीं देती, क्या देती है? स्टिकी एंड। इज इट क्लियर? 4 लेटर में हमारा जो पहला लेटर होता है वो किसको इंडिकेट करता है? बैक्टीरिया का जीनस। हमारा जो सेकंड और थर्ड लेटर होता है वो इंडिकेट करता है बैक्टीरिया की स्पीशीज। हमारा जो फोर्थ लेटर होता है वो इंडिकेट करता है स्ट्रेन। स्ट्रेन ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता है। स्ट्रेन हो भी सकता है और स्ट्रेन नहीं भी हो सकता। जैसे आपने दो एग्जांपल पढ़े, एक आपने पढ़ा EcoR1, एक आपने पढ़ा SMA1। देखिए यहां पर ये फोर्थ लेटर है, ये फोर्थ लेटर क्या बता रहा है? स्ट्रेन। लेकिन यहां देखेंगे नहीं है, इसका मतलब यहां स्ट्रेन मेंशन नहीं है। तो जो फोर्थ लेटर होता है वो क्या बताता है? स्ट्रेन को बताता है, और स्ट्रेन कंपल्सरी नहीं होता। स्ट्रेन इज द ऑप्शनल। स्ट्रेन क्या होते हैं? जेनेटिक वेरिएंट। चलो याद करो, जरूरी नहीं जेनेटिक वेरिएंट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। तो पहले 3 लेटर तो कंपल्सरी है। पहला लेटर क्या बताएगा? जीनस। सेकंड थर्ड क्या बताएगा? स्पीशीज। ये तो कंपल्सरी है। लेकिन फोर्थ क्या बताएगा? स्ट्रेन। ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। रोमन लेटर अभी आपको क्या समझाया था? रोमन क्या बताएगा? ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि एक बैक्टीरिया के पास एक आ रही है, कई आ रही है? एक बैक्टीरिया के पास कई आ रही है। क्यों? वायरस आते गए, नए वायरस का इन्फेक्शन होता गया, नए आर उसके अगेंस्ट बनते गए, नए वायरस आते गए, नए आर बनते गए। तो आज एक बैक्टीरिया के पास बहुत सारे आ रही है, तो आप जिस ऑर्डर में आइसोलेट करोगे उसको रोमन लेटर से दे दो। 1 2 3 4। 1 का मतलब फर्स्ट आर टू बी आइसोलेट, 2 का मतलब सेकंड आर टू बी आइसोलेट। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल है EcoR1 मतलब एस्चेरिशिया कोलाई के RY13। RY13 क्या है? स्ट्रेन। RY13 क्या है? स्ट्रेन। एस्चेरिशिया कोलाई के RY13 स्ट्रेन से फर्स्ट आइसोलेटेड आ रही। हमें EcoR से कई मिल चुके हैं। EcoR1, EcoR2, EcoR3, EcoR4, EcoR5। मतलब हमारा स्ट्रेन RY13 नहीं, RY13 से हमें कई आर मिल चुके हैं। हमने जिस ऑर्डर में आइसोलेट किया उसको वो नाम देते गए। सिंपल सी भाषा में हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडी हैं। हमारे पास एक एंटीबॉडी है, कई प्रकार की एंटीबॉडी है। तो आप जिस ऑर्डर में आइसोलेट करोगे उसका ऑर्डर देते जाओ। दूसरी भाषा में कह लो, आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आपने जैसे एडमिशन लिया आपको रोल नंबर मिल गया। जो पहले रोल नंबर 1, बाद में रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3। तो वो 1 2 3 आपका पोजीशन नहीं है, आपका एडमिशन सीक्वेंस है। तो क्या स्पीशीज? कौन सी स्पीशीज? कोलाई। आर क्या होगा? स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है? RY13। 1 फर्स्ट एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरिया। ये तो यार रट लो, रट लो, हर साल का क्वेश्चन है। हर ATTC, AT को होल्ड करो, GA तो चले, GAATTC बीच को मार दो डबल। हर साल का क्वेश्चन है, 4 नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। ये तो EcoR1। ओके, उसके बाद आता है जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम इज द डीएनए लाइगेज। इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू मतलब ग्लू स्टिक। ग्लू स्टिक मतलब दो एंड को आपस में जोड़ना। अब बताओ, हमें डीएनए को काट के फेंकना है या वापस जोड़ना भी है? यस, हमें डीएनए को जोड़ना भी है। तो जोड़ने के लिए आया हमारा जॉइनिंग एंजाइम, दैट इज द डीएनए लाइगेज, कॉमनली कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। डीएनए लाइगेज जॉइन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। यहां ये जो गैप था, इस गैप को भरने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां एक चीज और याद रखना सारे बच्चे कि डीएनए लाइगेज को काम करने के लिए एटीपी की जरूरत रहती है। अगर आप डीएनए को जोड़ रहे हो तो डीएनए लाइगेज, आरएनए को जोड़ रहे हो तो आरएनए लाइगेज। डीएनए को जोड़ रहे हो तो डीएनए लाइगेज, आरएनए को जोड़ रहे हो तो आरएनए लाइगेज। क्लियर बच्चों? सिंपल सी भाषा में ये क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था आपका? वेक्टर। क्या था ये आपका? वेक्टर। और ये आपका इंसर्ट है। जब इंसर्ट वेक्टर के पास आएगा तो ये एंड इसके साथ और ये एंड इसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बट आपको यहां पर और यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। वो अपने आप नहीं बनेगा, तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए लाइगेज। क्या चाहिए? लाइगेज। अब आएंगे सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम में पहला देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज। मतलब क्या करता है? डीएनए से डीएनए बनाता है। डीएनए से क्या बना रहा है? डीएनए। फिर है आरएनए पॉलीमरेज, मतलब जो क्या बनाएगा? आरएनए कहां से बनाएगा? डीएनए से। और तीसरा है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बनाएगा? डीएनए कहां से बनाएगा? आरएनए से। आरएनए से क्या बना रहा है? डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग हर साल का क्वेश्चन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये रेट्रोवायरस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेट्रोवायरस, जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है, उन्हें क्या कहेंगे? रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको बच्चों हम शॉर्ट में आरटी लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? आरटी। हाल फिलहाल ये वर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, याद करो सारे बच्चे। आरटीपीसीआर। कोविड का टेस्ट क्या था हमारा? आरटीपीसीआर। आरटी करेंगे पहले, हम आरएनए को डीएनए में बदलेंगे और फिर डीएनए को पीसीआर में लेकर जाएंगे। टेस्ट था आरटीपीसीआर। इज इट क्लियर? तो ये हमारा यहां से पहला पार्ट आया, एंजाइम। डन।